हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है फरिया और मैं लेकर के आई हूँ मिशन एसएससी। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिवस है, बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। तो सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ जी, आज रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है। तो कोई पहली चीज तो कंफ्यूज मत होना कि 26 जनवरी है तो हम रिपब्लिक डे कह रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि वो 26 जनवरी को कह देते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो पहली चीज तो हमको ये जानना होगा कि इंडिपेंडेंस डे क्या होता है और रिपब्लिक डे क्या होता है। खैर, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिपब्लिक डे के बारे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पूरी तरीके से इस पे ही होने वाला है कि क्या हिस्ट्री रही है, हम इस दिवस को क्यों मनाते हैं, क्या रीजन था कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को चूज किया गया, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि इस बार का यानी 2024 का जो रिपब्लिक डे हो रहा है, हुआ है, जो चल रहा था सुबह से, जो आपने सेरेमनीज देखी होंगी, तो उसमें क्या क्या खास बात थी, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू द सेशन। और अगर आपने अब तक चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें सेशन को लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड नोटिफाई मी का जो बटन होता है उसको जरूर क्लिक कर दिया करिए ताकि सेशन लाइव होने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो जनरल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर्स के हिसाब से। बाकी जो डिटेल्ड न्यूज है वो तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे ही, डेली न्यूज एनालिसिस होती है उसमें आप पढ़ोगे। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने एग्जाम के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि रिपब्लिक डे की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस बाय फरिया मैम चैनल का नाम है। जो सेशन के पीडीएफ होते हैं वो आपको इस पे ही मिल जाएंगे, तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार होता है क्या कि जो स्पेलिंग है वो एरर हो जाती है। तो बेटर है स्कैन करिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अपना कोई डिस्कशन करना है, किसी भी तरीके की कोई इश्यूज हैं, कोई डाउट्स हैं जो आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इसमें एक चैट ग्रुप बना हुआ है जिसके थ्रू आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, और ये हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ये 15 अगस्त से अलग क्यों है, कैसे है, तो वो सारी चीजें आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए, इंडियन रिपब्लिक डे इज ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट कमेमोरेट्स द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अकर्ड ऑन जनवरी 26, 1950। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं है ना, नेशनल हॉलिडे मनाते हैं वो एक अलग चीज है। नेशनल हॉलिडे क्यों डिक्लेयर किया जाता है, ताकि आप इसकी जो सेलिब्रेशन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, एनालाइज करें, चीजों को देखें कि क्या चीज कैसे हो रही है, तो इसके लिए नेशनल हॉलिडे दिया जाता है। नेशनल हॉलिडे के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के संविधान को लागू होने की याद में हम क्या करते हैं, इस दिन को, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी किस लिए इंपॉर्टेंट है कि इस दिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरी तरीके से पूर्णतः लागू हुआ है। ठीक है, वो पूर्णतः लागू हुआ है, यानी जिसके जितने सारे प्रोविजंस थे, जितने भी आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद वगैरह थे, वो सब लागू हो जाते हैं। क्योंकि जब हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था तो उसमें आप एक डेट देखते हो 26 नवंबर की, है ना, 26 नवंबर 1939। आपने ये डेट भी पढ़ी है, 26 नवंबर 1949। तो ये जो डेट थी इसको मैंने कहा भी था कि हम 26 नवंबर को क्या बनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम इसको मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। तो क्यों हम 26 नवंबर को नहीं बनाते और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते, उसका रीजन यही है कि 26 नवंबर को कुछ पार्ट्स और कुछ आर्टिकल्स जो थे वो आए थे, मतलब वो लागू किए गए थे। लेकिन हमने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक का इंतजार किया था कि जब हम पूरे सारे प्रोविजंस को क्या करेंगे, पूरी तरीके से लागू करेंगे। और इस दिन लागू होता है 1950 में पहली बार आपका संविधान लागू किया जाता है। It is celebrated annually on 26 January and marks the day the Constitution came into effect, making India a sovereign republic. इससे पहले तक क्या था, क्योंकि पूरी तरीके से संविधान आपका लागू नहीं हुआ था तो हम संप्रभु नहीं बने थे, संप्रभु नहीं थे, गणराज्य नहीं थे। लेकिन 26 जनवरी को जब आपका संविधान लागू हुआ
तब भारत क्या बन जाता है, भारत एक बन जाता है संप्रभु देश और गणराज्य बन जाता है। हम एक रिपब्लिक बन जाते हैं और संप्रभु बन जाते हैं। इन दोनों शब्दों को हम अपनी क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि संप्रभु क्या होता है, सॉवरेन मतलब ये होता है कि आपके ऊपर अब किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। आपके जितने भी इंटरनल मैटर्स हैं, एक्सटर्नल मैटर्स हैं, वो सब आप खुद हैंडल करेंगे, ठीक है, वो होता है सॉवरेन। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो देश का हेड होगा, सुप्रीम हेड, किसी भी देश का जो हेड है, जैसे अपने इंडिया की हम बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट हेड होता है आपका, तो वो प्रेसिडेंट क्या होगा, आपका निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा। भले ही वो क्या हो, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया हो, जैसे हमारे वहां क्या होता है, प्रेसिडेंट आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, बट इलेक्टेड है। तो अगर आपका जो हेड है वो अनुवांशिक नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है, मोनार्की नहीं है, मतलब राजा महाराजाओं का रूल नहीं है, तो आप अपने आप को क्या डिक्लेयर करोगे, रिपब्लिक डिक्लेयर करोगे। और ये भारत पूरी तरीके से रिपब्लिक और सॉवरेन बनता है कब, 26 जनवरी 1950 को, जब पूरी तरीके से आपका संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, चलो, तो अब अगर इस डे की हिस्ट्री के बारे में बात करें कि हमने 26 जनवरी ही क्यों चुना या 26 तारीख क्यों चुनी, उसके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। Though India gained independence on 15th August 1947, it did not yet have its own constitution. ये आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो जाता है। जब वो भारत आजाद हुआ तो क्या हमारे पास अपना संविधान था, क्या हमारे पास अपने रूल्स रेगुलेशंस थे कि हम किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम भारत को आगे लेकर चलेंगे, क्या इलेक्शंस हुए थे, कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो 1947 को हम इंडिपेंडेंट जरूर हो गए, स्वतंत्र जरूर हो गए, लेकिन हमारे पास ना तो अपनी सरकार थी, ना ही हमारे पास अपना संविधान था कि हम अपनी कंट्री को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो जो लॉज एंड रेगुलेशंस 1947 से 1950 तक चले, वो किसके आधार पे चले थे, वो चले थे उस समय के भारत सरकार अधिनियम 1935 के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1935 के हिसाब से हमने क्या किया था, अपनी चीजों को यूज किया था। कानून और शासन प्रणाली 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संशोधित संस्करण पर आधारित है ना। तो हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्तेमाल किए थे वो 1935 का जो अधिनियम आया था उसी को थोड़ा बहुत संशोधन करके अपने हिसाब से चेंज करके थोड़ा बहुत उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि 15 अगस्त के बाद स्वतंत्र होना एक अलग चीज है, इंडिपेंडेंट आप हो गए, बट अब कुछ है ही नहीं, संविधान बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो संविधान बनाने में समय लगता है, इसीलिए 1950 में आपका संविधान बनके तैयार होता है। 29 अगस्त 1947 a resolution was moved in the Constituent Assembly for the appointment of a drafting committee to draft a permanent constitution for India। ठीक है, 29 अगस्त 1947 भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति, जिसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हो, उसकी नियुक्ति की गई थी। क्यों किया गया था, कि हम संविधान में क्या करेंगे, संविधान बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, कि हम संविधान को बनाना शुरू करेंगे, इसलिए हमने क्या किया था, संविधान समिति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गणना किया। ठीक है, तो चीजें हमें क्या नजर आती हैं कि हम 29 अगस्त 1947 को एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम क्या बनाएंगे, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएंगे। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या होगा, उस ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम होगा कि भाई एक आप स्थायी संविधान बना दीजिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जो परमानेंट होने वाला है। इसलिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी की हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करती हैं, और आप सभी जानते हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में की गई एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति जो थी वो बनाई जाती है। समिति 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश करती है। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पूरी हिस्ट्री है वो हम ऑलरेडी अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उसको देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कैसे कैसे, हमने क्या क्या चीजें कहाँ से ली, अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेस से चीजें हमने लेना शुरू किया, और अल्टीमेटली होता क्या है कि 4 नवंबर को 1948 में, ये डेट ध्यान रखिए, जो फाइनल ड्राफ्ट होता है ना, उस फाइनल ड्राफ्ट को जो है प्रस्तुत किया जाता है। जब आप ये ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हो तो उसके लिए अलग अलग चीजें आती हैं, फिर अलग अलग डिबेट होता है उस पर कि हमें क्या चीजें आगे बढ़ानी है, क्या चीजों में हमें चेंजेस करना होगा, या पूरी तरीके से इसको पारित किया जाएगा। तो 1948 4 नवंबर आप क्या करते हो, फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट कर देते हो।
अब ये ड्राफ्ट जो है फाइनली 26 नवंबर 1949 को अप्रूव कर दिया जाता है आपकी संविधान सभा द्वारा। ठीक है, कई विचार विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद संविधान के मसौदे को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा क्या कर दिया जाता है, पारित घोषित कर दिया जाता है। कुछ प्रावधान जो हैं उसी समय तुरंत इमीडिएटली लागू हो गए थे, लेकिन उसका जो बाकी बचा हुआ भाग था वो आप लागू करते हो कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बाकी बचा हुआ भाग है, जैसे जो कुछ पार्ट्स है, एग्जाम्पल आपके कि एक राष्ट्रपति होगा, जो आपकी नागरिकता से रिलेटेड कुछ प्रावधान थे, उन सारी चीजों को लागू कर दिया गया था तुरंत 1949 में ही। लेकिन हमने 2 महीना इंतजार किया कि हम 26 जनवरी मनाएंगे 1950 को, और तब हम क्या करेंगे, बाकी अपने प्रावधानों को पूरी तरीके से यूज करेंगे। ये वही तारीख है जब भारत जो है पूरी तरीके से क्या पता है, गणराज्य बन जाता है 26 नवंबर को। ये है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी की फोटो, तो आप ऑब्वियसली पहचान सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और बाकी सदस्य जो आपके कमेटी के मेंबर्स थे, जिन्होंने मिल करके क्या किया है, संविधान का एक मसौदा तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था और अल्टीमेटली उसको अप्रूव किया गया। ठीक है, अब फिर वही बात आती है कि क्यों नहीं हमने 26 नवंबर को ही मना लिया, 1949 में ही क्यों नहीं मना लिया। इसका रीजन ये है कि 26 जनवरी जो हम बनाते हैं, 26 जनवरी 1950, पूर्ण स्वराज याद है आपको, पूर्ण स्वराज। देखिए 26 जनवरी को विशेष रूप से संविधान की प्रारंभ की तारीख के रूप में चुना गया था। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में प्रस्ताव रखा गया था कि हम इस दिन क्या बनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। उसी दिन को हमने चुना कि हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ये हुआ था अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशंस हुए थे, अधिवेशन हुआ था 1930 में, रावी नदी के तट पे अधिवेशन हुआ था लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया था कि हम 26 जनवरी को क्या मनाया करेंगे, अब से एक अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब लेकिन भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई, तो इंडिपेंडेंस डे तो हमने पहले ही बना लिया। तो अब क्योंकि उस दिन की सिग्निफिकेंस थी, आप ये सोचो 1929 यानी 1930 से हम लगातार इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, हर साल हम उसको क्या करते थे, मनाते थे। तो 1930 से 1950 तक हमने क्या किया, उस दिन के महत्व को रखा था। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि हम अब क्या करेंगे, संविधान दिवस तो 26 नवंबर हो गया, अब हम मनाएंगे अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। ठीक है, तो इसलिए उस डेट को चुना गया था। ठीक है, तो ये हो गई हिस्ट्री कि हमने क्यों 26 जनवरी पे हम गए और 26 नवंबर पे क्यों नहीं रहे। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है भाई कि 26 जनवरी जो पहला वाला मनाया गया था, पहला वाला 26 जनवरी मनाया गया, उसमें क्या क्या हुआ था। 15 अगस्त की अगर हम बात करें, 15 अगस्त की बात करते हैं पहले तो। 1947 भारत क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, आजाद हो जाता है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने क्या किया, अपना झंडा लहराया वहां पे। उस समय आपका जो गवर्नर जनरल था, मतलब वाइस रॉय था, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत ने कहा था उनसे ना कि जब तक हमारा संविधान नहीं आ जाता तब तक आप कंटिन्यू करिएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अब अगर लॉर्ड माउंटबेटन वहां पे जो है ध्वज आपका फहराते तो वो चीजें अजीब हो जाती, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त क्या किया था, लीडरशिप संभाली और उन्होंने झंडा फहराया था। अब डेट आती है 26 जनवरी 1950। इस दिन जो है आपके प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, ध्वज फहराते हैं। The occasion of 26 January 1950 was marked by a salute of 21 guns। जो पहला आपका रिपब्लिक डे मनाया गया था, गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 21 तोपों की सलामी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब पहला सेलिब्रेट हुआ है, पहली बार 1950 में जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ, तब उन्होंने क्या किया, 21 तोपों की सलामी के साथ अपने फ्लैग को क्या किया था, होस्ट किया था। इनफैक्ट आज भी ये चीजें कंटिन्यू होती हैं कि जब आपका जब आपका नेशनल एंथम जो है शुरू होता है ना, जब नेशनल एंथम शुरू होता है तब पहले
तोपों की सलामी दी जाती है और दूसरी सलामी जो दी जाती है वो दी जाती है 52 सेकंड्स बाद, यानी जब आपका एंथम खत्म होने लगता है। जैसे ही शुरू होता है तब सलामी होती है और जब खत्म होता है तब सलामी दी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया जाए, 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में हम लगातार क्या करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। और इसी के बाद से डिक्लेयर हुआ था कि अब क्या होगा, यहाँ पे हर साल आपको एक नेशनल हॉलीडे मिलेगा और सारे लोग इसको क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई 26 जनवरी से रिलेटेड। पूर्ण स्वराज हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम पूरी प्रोसेस की बात करें कि ये जो आपकी रिपब्लिक डे की परेड होती है, परेड से पहले क्या होता है, परेड में क्या होता है, तो ये क्यों कुछ चीजें हैं क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है। आप न्यूज तो देखते हो कि अच्छा ये कंटिजेंट आ रहा है, ये झांकी आ रही है, पर ये सब एक्चुअली होता कैसे है। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें बिगनिंग की, तो ये शुरुआत कब होती है आपके इस महोत्सव की, बेसिकली हम कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन तो नहीं है, लगातार हम कई दिनों तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन की शुरुआत कैसे होती है, तो उसको पढ़ेंगे हम बिगनिंग के रूप में। बिगनिंग कैसे होती है, रिपब्लिक डे की शुरुआत होती है कब, 23 जनवरी से। 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और पराक्रम दिवस होता क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाते हैं। ठीक है, तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस होता है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके रूप में मनाया जाता है। तो हमने क्या किया कि हम 23 जनवरी से अपनी सेलिब्रेशंस शुरू करते हैं। 2022 से पहले ना ये जो डेट थी ये 24 जनवरी थी, मतलब हम 24 जनवरी से शुरू करते थे, परेड वगैरह निकालते थे। लेकिन सरकार ने 2022 में डिसाइड किया कि हम क्यों ना 23 जनवरी को भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उनकी लीडर की भी इंपॉर्टेंस को हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने फेस्टिविटीज में। तो 23 जनवरी से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और पराक्रम दिवस से शुरू होता है, ये जाता है आपका 26 जनवरी। उसके बाद 29 जनवरी को आपकी जो है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, सेलिब्रेशंस को एंड करते हैं। तो ये हो गई शुरुआत की बात, क्योंकि सवाल ये पूछा जा सकता है कि आप रिपब्लिक डे की शुरुआत कब से करते हो, तो हम शुरू करते हैं 23 जनवरी से। फिर आती है आपकी रिपब्लिक डे स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस दिन संबोधन कौन करता है, प्रेसिडेंट। बहुत चीजों में फर्क है, देखिए जब आप 15 अगस्त मनाते हो तो 15 अगस्त में जो स्पीच आती है, 15 अगस्त में स्पीच आती है आपके प्रधानमंत्री की। लेकिन जब आप रिपब्लिक डे की बात कर रहे हो, गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हो, तो 26 जनवरी की जो स्पीच आती है वो स्पीच होती है किसकी, आपके राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की होती है। यानी आपने देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी जो आपके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये स्पीच दी थी। ये संबोधन जिसे आमतौर पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भाषण के रूप में जाना जाता है, देश की उपलब्धियों को बताता है, चुनौतियों के बारे में बात करता है और भविष्य के दृष्टिकोण की रेखांकित करता है। मतलब बेसिकली बताते हैं, राष्ट्रपति आपकी जो है वो एक दिन पहले, है ना, जस्ट 1 डे बिफोर, यानी 25 जनवरी को उनकी स्पीच आती है। और उस स्पीच में वो बताते क्या है कि भारत में क्या क्या हमने अचीव किया है, अचीवमेंट क्या रहा है भारत का, क्या चैलेंजेस रहे हैं और हम फ्यूचर में भारत को किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, या क्या हमारा विजन है, सरकार का विजन क्या है, पूरे देशवासियों का विजन क्या है कि हम किस तरीके के चीजों को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिपब्लिक डे स्पीच। देता कौन है, जरूर ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट। कब, एक दिन पहले। ठीक, उस दिन की बात अगर करें कि 26 जनवरी को क्या होता है, तो शुरुआत होती है अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि करके, है ना। आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग जो है रिपब्लिक डे पे प्राइम मिनिस्टर आपके जो है जाते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। गणतंत्र दिवस पर सुबह सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह दिन आधिकारिक स्मरणोत्सव की एक प्रतीकतम शुरुआत का प्रतीक है। दिस डे ऑफिशियली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ 26 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर, यानी जिसे पहले हम राजपथ कहते थे, अब उसका नाम बदल गया है, कर्तव्य पथ हो गया है। तो राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर पहुंचती हैं और राष्ट्र ध्वज फहराती हैं। इसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी की जाती है। ठीक है, 21 तोपों की सलामी की जाती है, जो कि आपने देखा कि 1950 में पहली बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा किया था, उसके बाद ये काम हुआ था। तो वही सेम चीज हम आज भी फॉलो करते हैं।
जब ध्वज लहराया जाता है, फहराया जाता है, उसके बाद ये जो है तोपों की सलामी दी जाती है। अनफर्लिंग करता कौन है? अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये करते कौन है? आपके प्रेसिडेंट। 15 अगस्त में आपने देखा होगा कि 15 अगस्त में आपके प्रधानमंत्री लाल किले की छत से, मतलब लाल किले का जो पोर्टिको है वहां से करते हैं, लेकिन ये होता है कर्तव्य पथ पे, ये किया जाता है कर्तव्य पथ पे। फ्लैग होस्टिंग होती है, फ्लैग अनफर्लिंग होती है, होस्टिंग नहीं होती है, अनफर्लिंग होती है, और उसके बाद क्या होते हैं? प्रोसेशंस आपकी स्टार्ट होती हैं। ठीक, प्रोसेशंस होते हैं, बीच में सारी आपकी जो है झांकियां होती हैं, उन सबको निकाला जाता है, कंटिंजेंट्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो सारी चीजें बीच में होती हैं। उसके बाद क्या होता है? शाम के समय पे पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। जो पूरे साल जो जो लोगों को हमें पुरस्कृत करना होता है, सम्मानित करना होता है, उस दिन शाम में हम क्या करते हैं? प्रेसिडेंट आपके क्या करते हैं? पद्म अवार्ड और गैलेंट्री अवार्ड्स क्या करते हैं? उन लोगों को देते हैं, अवार्डीज को दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 26 जनवरी की शाम को जब अवार्ड्स दिए जाते हैं और वहां पे चीजों को एंड कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी जो आपकी 26 जनवरी है उसको एंड नहीं माना जाता है। वो एंड कब होता है ऑफिशियल तौर पे? जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी समारोह किया जाता है कब? 29 जनवरी को। 29 जनवरी को ये समारोह होता है और उसके बाद ही हम क्या मानते हैं कि हमारे गणतंत्र दिवस की एंडिंग हो चुकी है ना, गणतंत्र दिवस हमारा समाप्त होता है। तो हम उसको यहां से फाइनल मानते हैं कि हाँ 29 जनवरी आ गई और अब हमारा गणतंत्र दिवस इस साल का समाप्त होता है। ठीक, तो आप कुछ आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके की इमेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक आपने सुबह ऑलरेडी देखा ही होगा, ये सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट होता ही रहता है इसका। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट में आपने ये चीजें देखी होंगी कि किस तरीके से बैंड्स और किस तरीके से मिलिट्रीज आपकी क्या करती हैं? आगे बढ़ती जाती हैं। राइट, चलो अच्छा ये चीज ठीक है। अब बात करें, ये तो अभी हमने हिस्ट्री के बारे में देख लिया या क्या क्या चीजें की जाती हैं। अब अगर हम आज की बात करें कि ये जो आपका 2024 का सेलिब्रेशन हुआ था वो क्या था, तो ये आपका 75th रिपब्लिक डे मनाया है हमने 2024 में। 75th रिपब्लिक डे 2024 में मनाया गया है। और इस साल की जो थीम है वो थीम क्या थी? थीम थी लोकतंत्र की मातृक यानी जननी, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। माना गया है क्या कि भारत क्या है? एक लोकतंत्र की जननी है, इट इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही जो थीम थी, ये रिपब्लिक डे परेड में आपने देखा भी होगा, लगातार देखा होगा इन सारी चीजों को। ठीक है, ये इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ही ये फोटो रिलीज किया गया था और ये इमेज मैंने वहीं से उठाया है मिनिस्ट्री की तरफ से। जो थीम है, भारत लोकतंत्र की मातृका या जननी कहते हैं, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, चलो ये तो चीजें हो गई भाई कि थीम क्या थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हर साल आप क्या करते हो? एक चीफ गेस्ट को बुलाते हो अपने यहाँ, अपने यहाँ एक चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो इस बार 2024 के चीफ गेस्ट कौन थे? द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन has been invited as the chief guest for 2024। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको भारत के गणतंत्र दिवस में एज इनवाइटी बुलाया गया है। ये जब छठी बार हो रहा है कि एक फ्रेंच लीडर को बुलाया गया है एक चीफ गेस्ट के तौर पे। अच्छा, ये जो जब आप किसी कंट्री के लीडर को बुलाते हो तो इससे क्या सिग्निफाई होता है? इससे ये चीजें पता चलती हैं कि भारत का उस देश के साथ किस तरीके के संबंध है। बहुत सारी चीजें दिमाग में रख करके जो है इनविटेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि रैंडम है कि इस बार फ्रांस को बुला लिया, अगली बार चाइना को बुला लेंगे, ऐसा नहीं होता। पूरे साल और इनफैक्ट पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए कि भारत के संबंध उस देश के साथ कैसे हैं और क्या हम फ्यूचर में किस तरीके के संबंध बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से क्या किया जाता है कि इन्विटेशन एक्सटेंड किया जाता है। तो इस बार जो बुलाया गया वो फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुलाया गया। या तो प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, मतलब वहां का कोई जो बड़ा लीडर होता है, या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनको बुलाया जाता है और वो आते हैं हमारे इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये दिखाने के लिए कि भारत और उस देश के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है। ठीक है, तो फ्रांस के साथ जो भारत के रिलेशंस रहे हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं
और हम धीरे धीरे उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हो ना कि ये छठी बार ऐसा हुआ है ना, 6th टाइम ऐसा हुआ है कि जब एक फ्रांस का कोई लीडर जो है हमारे वहाँ एज अ गेस्ट बन करके आए हैं। ठीक है, अब इसी में कुछ चीजें हिस्ट्री की भी जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इसके बाद उन्होंने अवकाश घोषित किया था। ठीक है, वहीं से ये चीजें चली आ रही हैं कि 1950 में मनाया और उसके बाद क्या किया था, एक छुट्टी डिक्लेयर करी कि नेशनल हॉलिडे बनेगा। पहला चीफ गेस्ट कौन था, जैसे अभी आपने देखा कि प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट है जो आए इस बार, पहला चीफ गेस्ट कौन था? तो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्णो वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे। उस समय अगर आपको ध्यान हो, उस समय क्या, उसके बाद भी आप पढ़ते हो जब आगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसमें भी आप प्रेसिडेंट सुकर्णो का नाम देखते हो, क्योंकि उस समय भारत की जो कह सकते हो दोस्ती थी वो इंडोनेशिया के साथ काफी अच्छी थी। एंड इम्पॉर्टेंटली क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया भी ब्रिटिश रूल के अंडर था। वहां से उसने भी क्या किया, अपने आप को रिलीज किया, इंडिपेंडेंट किया। और तो हमें जो हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, जो हमारी सोच थी वो लगभग एक जैसी है। तो इसलिए प्रेसिडेंट सुकर्णो को पहले चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो आई थिंक कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिली होगी, तो मेरी क्लास में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि राष्ट्रपति ने पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया था किसको? प्रेसिडेंट सुकर्णो को। ठीक है, अगर इस साल की बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखी होगी। अगर आपने जो परेड का लाइव टेलीकास्ट था वो नहीं देखा है तो न्यूज तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में, कल तो अब खैर न्यूज़पेपर नहीं आएगा, बट आगे आने वाले न्यूज़पेपर्स पे ऑनलाइन पे इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिल जाती है। तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो इस साल हो रही हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वो ये हो रही है कि अ वुमेन सेंट्रिक रिपब्लिक डे परेड। जब भी आप देखते हो परेड को तो आप हमेशा से अब तक देखते आ रहे हो कि जो मेन होते हैं, है ना, उनको दिखाया जाता है कि वो लीड कर रहे हैं कंटिजेंट्स को। कंटिजेंट मतलब जितने भी अलग अलग चीजें हैं उनको लीड करते हैं वो। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक पूरी महिला की जो है कंटिजेंट है ना, वो लीड कर रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम द परेड विल commence with 100 women artists playing Indian musical instruments such as सांख, नार्सवारन, नगाड़ा एटसेट्रा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग 100 महिलाएं, है ना, 100 महिलाएं जो कलाकार हैं वो क्या करेंगे, भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भारत के हैं, उसको यूज करते हुए परेड की शुरुआत करती हैं। शंख, नादस्वरम, नगाड़ा आदि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाने के साथ हो रही है। 100 महिलाएं क्या कर रही हैं, इसको लीड कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है, काफी चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखो महिलाओं को हम किस तरीके से अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, द परेड विल ऑल्सो विटनेस एन ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट। परेड में पहली बार सभी महिलाओं को त्रिसेवा टुकड़ी भी कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई देगी। ट्राई सर्विस जो आपकी जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है ना, इन तीनों सर्विसेज की जो महिलाएं हैं वो मार्च करती हुई नजर आएंगी पहली बार। दूसरा, सीएपीएफ कंटिजेंट विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ वुमेन पर्सनल। सीएपीएफ की टुकड़ियों में भी महिलाओं की शामिल होती हुई नजर आएंगी। आपको महिला कर्मी जो है सीएपीएफ में जुड़ी हुई हैं वो मार्च करती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महिलाओं को इस बार प्रोत्साहन दिया गया है, दिखाया गया है कि देखो हम अपनी विमेन को ना तो सिर्फ डोमेस्टिक में बल्कि अपनी आर्म्ड फोर्सेस में भी हम महिलाओं को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब ऑल विमेन कंटिजेंट आपको मार्च करती हुई दिख रही होगी। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये देखने को मिलती है। दूसरी, इस तरीके की कंटिजेंट टुकड़ियां देखने को मिली हैं। दूसरा, आपने देखा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आए हैं एज अ चीफ गेस्ट बनके। तो सिर्फ वो चीफ गेस्ट नहीं है लेकिन फ्रेंच का पार्टिसिपेशन भी है, मतलब फ्रांस की तरफ से पार्टिसिपेशन भी हो रहा है आपकी झांकी में और साथ ही साथ आपकी परेड में। A 33 member band contingent and 95 member marching contingent from France will also take part in 75th Indian Republic Day.
फ्रांस के 33 सदस्यीय बैंड दस्ता और 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता भी क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ ये मत समझिए कि प्रेसिडेंट ही आए हैं, उनके साथ वो अपनी टुकड़ियों को भी लेकर के आए हैं, जिन्होंने क्या किया है, परेड में शामिल हुए हैं और परेड में अपनी प्रेजेंस दिखाई है। Along with the aircraft of the Indian Air Force, the French Air Force with its one multi-role tanker transport, जिसे हम बोलते हैं MRTT aircraft and 2 Rafale aircraft will also participate in flypast this year. भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ फ्रांसीसी वायुसेना भी अपने एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान और 2 रफेल विमानों के साथ इस वर्ष क्या कर रही है, फ्लाई पास्ट में भाग ले रही है। तो फ्रांस, जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ उनके राष्ट्रपति नहीं है, साथ ही साथ उनकी टुकड़ियां और उनके एयरक्राफ्ट भी हमारे परेड में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, शामिल हो रहे हैं। तो ये एक फ्रांस की तरफ से आप ये दिखा रहे हैं कि फ्रांस भी भारत को कितना सपोर्ट करता है और इंडिया का सपोर्ट भी फ्रांस की तरफ कितना ज्यादा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखते हो लगातार अलग अलग स्पेशल गेस्ट के विशेष अतिथियों को क्या किया जाता है, बुलावा दिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्र में कृषियों को, कृषक जो हैं आपके, उनको बुलावा दिया गया है, फार्मर्स को बुलाया गया है एज स्पेशल गेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका मानना है कि लोगों से आप क्या कर सके, कनेक्ट कर सके ना, लोगों से जुड़े रहो। तो जब आप लोगों से जुड़ोगे तभी आप इस तरीके के काम कर पाओगे। तो पहली बार हुआ है कि लगभग 1500, है ना, लगभग 1500 किसानों को, साथ में उनकी जो बीवियां हैं, जीवन साथी हैं, स्पाउसेस हैं, उनके साथ इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे परेड के लिए 2024 में। तो 1500 फार्मर्स आ रहे हैं। अब ये फार्मर्स कहाँ से आए हैं, देखो इनको रैंडमली सेलेक्ट किया गया है। कहाँ से? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। आपने एफपीओ के बारे में पढ़ा होगा, जब आप इकोनॉमिक्स में आप मंडी वगैरह पढ़ते हो तो उन सारी चीजों में आपने पढ़ा होगा कि ये एफपीओ क्या होता है। तो उस फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां से आए हैं लोग, किसान के प्रतिनिधि हैं, और साथ में पीएम किसान की जो योजना थी, पीएम किसान योजना, है ना, पीएम किसान योजना के जो लाभार्थी थे, बेनिफिशियरीज थे, वो इंक्लूडेड है। साथ में माइक्रो इरिगेशन स्कीम, है ना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के जो लाभार्थी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया है और साथ में हमारे फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं झांकियों की कि भाई इस बार कितनी झांकियां रही हैं। तो टोटल 25 झांकियां रही हैं। कहां कहां से? 16 स्टेट्स और 9 डिपार्टमेंट्स ने क्या किया है, इस परेड में पार्टिसिपेट किया था। 16 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों ने और 9 मंत्रालयों ने या विभागों ने कुल मिल करके कितनी करी है, 25 झांकियों की भागीदारी दिखाई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की तरफ से एक पूरी इंस्टॉलेशन लगाई गई है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो एग्जीबिशन लगाई गई थी वहां पे। और उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी अनंत सूत्र, द एंडलेस थ्रेड। उसकी थीम क्या है? अनंत सूत्र, एंडलेस थ्रेड। एज अ विजुअली स्टनिंग ट्रिब्यूट टू द इंडियन साड़ी, this unique installation will showcase nearly 1900 sarees and drapes from across the country। तो ये बेसिकली है क्या, दिखा क्या रहे हैं हम इसमें? हम दिखा रहे हैं कि भारत में जो साड़ी का इस्तेमाल होता है, जो हमारा ट्रेडिशनल अटायर है, जो हम पहनते हैं, उसकी अलग अलग वैरायटी और किस तरीके से उसकी ड्रेपिंग की जाती है पूरे भारत में, उसको दिखाया जाता है। तो भारतीय साड़ी को एक शानदार श्रद्धांजलि के रूप में ये अनूठी स्थापना देश भर से लगभग 1900 साड़ियां और पर्दों की प्रदर्शन करती है। ड्रेपिंग मतलब कि किस तरीके से उसको पहना जाता है। तो कुछ इस तरीके की चीजें नजर आती हैं पूरे भारत से कि कौन कौन सी साड़ियां कौन कौन से रीजन में फेमस है। अब यहाँ से आपके लिए एग्जाम में सवाल बन सकता है। अब आपके लिए सवाल इस तरीके से बन सकता है कि कौन सी साड़ी या कौन सा ट्रेडिशनल हैंडलूम किस एरिया का फेमस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे रिपब्लिक डे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेलिब्रेशन था, वो सेलिब्रेशन हुआ और निकल गया, नहीं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ एरियाज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो ड्रेपिंग है उसे कहते हैं कशीदा। तो चाहो तो लिख लो, आप नोट डाउन कर लो, जम्मू एंड कश्मीर कशीदा।
ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं पंजाब, तो पंजाब में आपको देखने को मिलती है फुलकारी, वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब, पंजाब में देखने को मिलती है क्या? फुलकारी। ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो जितने स्टेट्स हैं एटलीस्ट कुछ कुछ स्टेट्स का तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। ठीक, फिर राजस्थान में आ जाएं तो राजस्थान में आप देखते हैं कोटा और लहरिया का, राजस्थान का जो वर्क है उसे कहा जाता है कोटा लहरिया साड़ियां। कोटा लहरिया ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान के नीचे आ जाओ गुजरात, तो गुजरात में आपको देखने को मिलती है पटोला। पटोला एक सिल्क की वैरायटी भी है, तो गुजरात से आपको क्या मिल रही है? पटोला सिल्क साड़ी, पटोला। ठीक है, एमपी में आ जाएं तो एमपी में मिलेगी आपको चंदेरी। चंदेरी वर्क आपने सुना होगा, चंदेरी एक प्रकार का फैब्रिक बनाया जाता है, तो एमपी में आपको देखने को मिलेगी चंदेरी। ठीक, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पैठानी, महाराष्ट्र में मिल रही है आपको पैठानी। ठीक है, कर्नाटका में, यहाँ पे ही लिख देते हैं, इसके बाद स्क्रीन क्लियर करके लिखेंगे। कर्नाटका की अगर बात करो तो कर्नाटका की बहुत फेमस जो है साड़ी वो है मैसूर सिल्क, मैसूर सिल्क। ठीक है, ये हो गई आपकी इधर केरला को अभी उसमें लिख लेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है स्क्रीन पे, तो अभी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर होगा। ठीक है, मैसूर सिल्क हो गया, क्लियर है। अब बढ़ते हैं केरला की तरफ। केरला की अगर हम बात करें, कसावली, केरला में कसावली। फिर नीचे से ही चलते हैं ऊपर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगे तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी क्या? कांजीवरम। तमिलनाडु में कांजीवरम। ठीक है, ठीक है, तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में क्या देखने को मिलता है आपको? कांजीवरम देखने को मिलती है, कांजीवरम सिल्क बहुत ही फेमस साड़ी है। ठीक, उसके बाद आओ तेलंगाना में, तो तेलंगाना की बात करें तो पोचमपल्ली, तेलंगाना। पोचमपल्ली। ठीक, तेलंगाना से ऊपर आए तो बात करें छत्तीसगढ़ की, कोसा। छत्तीसगढ़ का जो फेमस है वो है कोसा साड़ी। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी बोमकाई। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि किस स्टेट का क्या चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि अगर आपने देखा कि रिपब्लिक डे में इसको डिस्प्ले किया गया है और ये पूरा मैप बनाया गया है, ये मिनिस्ट्री की तरफ से ही रिलीज किया गया है, यही मैप दिखाया गया है वहां पे, तो अगर ये चीज ऐसे दिखा रहे हैं तो मतलब हमारे लिए भी ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओडिशा हो गया। ओडिशा के बाद आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में टांड, टांड। ठीक, इतना देख लीजिए, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ और बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हो गया। चलो, मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर में मोनांग फेई, मोनांग फेई।
ठीक। असम में आप जानते हैं बहुत फेमस है मुगा सिल्क, तो असम का मुगा, असम का क्या है, मुगा सिल्क बहुत फेमस है। फिर आ जाओ बिहार में, अगर बिहार को देखें तो भागलपुर सिल्क, बिहार का भागलपुर सिल्क। ठीक। यूपी की अगर आप बात करें तो यूपी में जानते हैं आप बनारसी साड़ी फेमस है, यूपी की बनारसी सिल्क। ठीक। फिर बचा आपका हिमाचल, कुल्लूवी पट्टू, कुल्लूवी पट्टू हिमाचल प्रदेश। लास्ट है आपका हिमाचल प्रदेश यानी कुल्लूवी पट्टू। ठीक है, तो ये सारे हमारी स्टेट्स की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिशनल अटायर्स हैं, साड़ियां हैं, उनके बारे में। यस, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, बट पीडीएफ में भी हो सकता है आपको ये जो इमेजेस है ना इतनी क्लियर ना नजर आ रही हो, तो इस वजह से आपके लिए अलग से लिख दिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। जैसे ये तो चलो हमने पढ़ाई के बारे में जान लिया सारी चीजें, अब कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें आपको ये बताते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो तैयारियां शुरू होती हैं, जैसे इस बार 2024 की अगर हम बात करें, जो तैयारी होती है वो ऑलमोस्ट जुलाई से शुरू हो जाती है। आपको पता है, क्योंकि ये जो इतनी सेरेमनीज हो रही हैं, जिस तरीके से लोग परेड कर रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है, बहुत तैयारी लगती है उसके लिए। तो ऑलमोस्ट तैयारी जो है जुलाई से शुरू हो जाती है। और जो परफॉर्मेंस होती है, जितने भी डांस परफॉर्मेंस होती है या झांकियां निकाली जाती है, उन सब की तैयारी होती है। तो टोटल आपको पता है कितने घंटे लगते हैं उसमें? 600 घंटे की प्रैक्टिस होती है टोटल, 600 आवर्स की प्रैक्टिस, 600 आवर्स। परफॉर्म करने से पहले 600 घंटा आप तैयारी करते हो, तब जाकर के जो आपको डिस्प्ले नजर आता है कि लोग ऐसे दिख रहे हैं। तो और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जो लोग परफॉर्म करने वहां जा रहे हैं, नॉर्मल लोग भी जो जाते हैं, जो स्कूल के बच्चे वगैरह आपको देखते हैं, वो कब पहुंचते हैं वहां पे? 2 AM, सुबह के 2 बजे, है ना, मतलब ऑलमोस्ट रात ही होती है वो। तो रात के 2 बजे वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, और चेकिंग तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इनफैक्ट जितने भी आर्मी पर्सनल्स भी होते हैं ना, जो ट्रेनिंग वहां पे कर रहे हैं, जो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी भी चेकिंग होती है, सबकी चेकिंग होती है। चेकिंग करने के बाद एक गेट होता है, उसके थ्रू वो एंट्री करते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है उनकी चेकिंग में, और 3 बजे तक वो क्या कर पाते हैं, अपनी एंट्री कर पाते हैं। फिर वो वहां रेडी होते हैं, और तब आपको जो ये परेड नजर आती है ना, तो लगता है कि अरे क्या कितना सुंदर माहौल नजर आ रहा है। तो वो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। तो ऑलमोस्ट पूरे जुलाई से तैयारी की जाती है, 600 घंटे की तैयारी होती है। 3 बजे तक लोग पहुंचते हैं वहां पे, और तब क्या करते हैं, आपको तैयारी नजर आती है। दूसरी बात, एक वहां पे एक स्पेशल कैंप भी लगाया जाता है, एक स्पेशल कैंप लगाया जाता है इंडिया गेट के पास में, जहाँ पे आपके टैंक्स होते हैं, आर्मर व्हीकल्स होते हैं, ये सारी इक्विपमेंट्स जो है मिलिट्री की चीज़ें, वो सारी वहाँ दिखाई जाती है, शोकेस की जाती हैं। तो जो टैंक्स वगैरह भी आपको नजर आते हैं, वो सारे डिस्प्ले किए जाते हैं वहाँ पे इंडिया गेट के पास में। और अलग अलग तरीके की उनकी सफाई की जाती है, सफाई वगैरह करके तब उसको डिस्प्ले करके हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से खड़ी करते हैं। ठीक है, अगर रिहर्सल परेड की बात करो, तो रिहर्सल परेड जो होती है, जो मतलब आपको लंबाई देखने को मिलती है परेड में, रिहर्सल जो प्रैक्टिस होती है ना रिहर्सल के दौरान, तो रिहर्सल के दौरान लगभग 12 किलोमीटर की जो रन है, पूरे 12 किलोमीटर की लंबाई जो है उस पर प्रैक्टिस की जाती है। बट एक्चुअल दिन, मतलब उस दिन 26 जनवरी की अगर हम बात करें, तो 26 जनवरी को टोटल 9 किलोमीटर्स की होती है। सोचो 9 किलोमीटर की परेड होती है, जो बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको लगभग 9 किलोमीटर की क्या करनी पड़ती है, परेड करनी पड़ती है। और इसके बाद आप देखते भी हो कि लास्ट में एक अवार्ड भी दिया जाता है कि बेस्ट मार्चिंग टीम कौन सी थी, या टैब्लू किसका बेस्ट था, झांकी किसकी बेस्ट थी। तो ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इनके लिए भी रिक्वायर्ड होता है कि मतलब हर चीज की एक स्पीड सेट होती है। जैसे जो आप देख रहे हो कि झांकी जो निकल रही है, ऐसा नहीं कि कुछ झांकियां तेजी से चली जाएं, कुछ धीरे से चली जाएं, ऐसा नहीं होता है। उसकी भी एक स्पीड सेट होती है। स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड डिसाइड की जाती है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलेंगे ये, उससे पहले या उससे धीरे नहीं जाएंगे।
तो 5 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होती है उस हिसाब से उसकी झांकियां चलती हैं। ये कुछ स्मॉल बेसिक फैक्ट्स हैं आपके, जो आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग भी हैं, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग से छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए, गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं एक बार फिर से मेरी तरफ से। जो भी जनरल सेशंस मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड करने थे मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आपको इस पर मिल जाएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, उस पर डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप मेरे साथ उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।